एक बार पुनः सादर नमस्कार। तकनीकी खामी और नेटवर्क की समस्या के चलते मैं पुनः क्षमा चाहता हूं कि कुछ देर विलंब हो गया, क्योंकि मुझे जिस पेज पर लाइव जाना था उस पेज का मैं एडमिन था नहीं और मैं गलती से किसी दूसरे पेज पे लाइव चला गया। अभी जो भी हो, गलती से ऐसा हुआ, जो कि थोड़ा सा अक्षम्य अपराध है, लेकिन हो गया। हम आज जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, जो मुद्दा हमारे सामने है, वह मुद्दा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे से हम भारत के भावी भविष्य का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। हालांकि ये तय है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और इस 21वीं सदी में भारत की भूमिका विश्व पटल पर, विश्व मंच पर एक नेतृत्व देने वाली होगी, यह भी तय है। लेकिन उसके लिए भारत को खुद भी तैयार करना होगा और भारत को, भारत के नागरिकों को भी उस मन स्थिति और मानसिकता में आना होगा। जब तक इस देश के नागरिक इस भाव से जागृत होकर के काम नहीं करेंगे कि हम दुनिया के सर्वोत्तम हैं और दुनिया को हम जो दे चुके हैं और दे सकते हैं, उसके बीच में जो गैप आया है, अंतराल आया है, उस अंतराल ने हमारी जो मन स्थिति बना दी है, उस मन स्थिति को तोड़ने के लिए और स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का भाव भरने के लिए इस कोरोना काल से लड़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में देख रहे हैं। और इस अभियान का प्रारंभ उन्होंने कोरोना से लड़ते हुए, कोरोना का सामना करते हुए किया था। जब 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की थी, जो लगभग 20 लाख करोड़ का है और जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा है उसका लगभग 10% था। लेकिन जो आत्मनिर्भरता का जो भाव है, आत्मनिर्भरता को लेकर के जो अवधारणा है, जो व्यवस्था है, जो सोच है, वो हमारे लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि सदियों से भारत के गांव, भारत की गांव की अर्थव्यवस्था एकदम परिपूर्ण थी, आत्मनिर्भर थी।
गांव अपने आप में एक पूर्ण इकाई हुआ करते थे और उनकी जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं वो गांव पूर्ण करते थे। हालांकि वह आवश्यकताएं आज की आवश्यकताएं नहीं थी। बहुत सहज, सरल, सामान्य और आध्यात्मिक जीवन था। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में एक तालमेल था, एक सामंजस्य था। बनावटीपन जीवन में कम था, मिलावटीपन कम था। व्यवहार और आचरण में लोगों की शुद्धता थी। कथनी करनी में कोई ज्यादा विभेद नहीं था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि विभेद नहीं था, लेकिन जो विभेद की खाई आज बढ़ गई है वह खाई नहीं थी। फिर भी अगर हम देखें तो आजादी के आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी भी आत्मनिर्भर गांव और उन गांवों की अर्थव्यवस्था भी आत्मनिर्भर हो, ये भाव और ये सोच, ये चिंतन अपने मन में रखते थे। और वो चाहते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था की एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई के लिए गांव विकसित हो, गांव उभर के सामने आए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि गांधी जी का जो मॉडल था, उस मॉडल को नेहरूवियन मॉडल ले आके स्वीकारा नहीं और विकास की उल्टी गंगा हमारे देश में लंबे समय से, आजादी के बाद से बहती आ रही है, जिसको हम जड़ सींचने वाली पद्धति या प्रणाली को छोड़ करके पत्तों को सींचने वाली प्रणाली, अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए जी रहे हैं। अगर वास्तव में भारत की आजादी के बाद से ही हमने अपने गांव को, देहात को ध्यान में रख करके अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया होता, तो आज निश्चित रूप से भारत वह भारत नहीं होता जो आज है। इसका स्वरूप, इसका विकास, इसके विकास का मॉडल कुछ भिन्न होता। अभी नेहरू जी की आर्थिक नीतियों को रेखांकित करना इस विमर्श का, इस संवाद का कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आज का 21वीं सदी का भारत क्या करे, कैसे करे, किस दिशा में करे, यह सवाल हमारे समक्ष है, जिससे हम जूझ रहे हैं। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक प्रयास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी किया था। 1965 के युद्ध के दौरान जब देश में भोजन की कमी आई, जब खाद्यान्न का संकट आया और उन्होंने समझा कि इस संकट का सामना इस देश का किसान कर सकता है। सीमा पे जवान लड़ता है तो खेत में हल किसान चलाता है। तो उन्होंने इन परेशानियों को, इन संकटों को, इन समस्याओं को समझते हुए एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। और जय जवान और जय किसान का नारा दोनों ही दृष्टि से एकदम सफल और सार्थक सिद्ध हुआ। आज अगर हमारी सीमाओं पर, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, तो उसमें हमारे देश की सेना का बड़ा आत्म संघर्ष और बलिदान शामिल है, जिसके लिए मैं समझता हूं हर भारतवासी नतमस्तक है। उसके बाद अगर किसानों ने खेतों में हल चला के, मेहनत करके, पसीना बहा के अन्न नहीं उपजाया होता, तो आज हमारे एफसीआई के गोदानों में अन्न नहीं सड़ रहा होता। हम उस उपजे हुए अन्न को भी व्यवस्थित और सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। ये
एक बड़ी आत्मनिर्भरता खाद्यान्न के क्षेत्र में हमने प्राप्त की है। इसी प्रकार से परमाणु पोखरण विस्फोट जो किया 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, और अटल जी ने दुनिया के तमाम देशों के प्रतिबंधों को नकारते हुए, धत्ता बताते हुए कहा कि जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो विज्ञान के क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर होने की जो प्रेरणा, जो समझ, जो कमिटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, उस क्षेत्र में हम काफी प्रगति कर रहे हैं, काफी तीव्र गति से बढ़े हैं। और मैं समझता हूं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में और तमाम रिसर्च के क्षेत्र में हमारी जो प्रगति है काफी उत्कृष्ट तो नहीं, लेकिन संतुष्टिजनक अवश्य है। हालांकि हमारा चंद्रयान मिशन उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन वैज्ञानिकों की प्रतिभा और उनकी जो राष्ट्र के प्रति समर्पण निष्ठा है वह लाजवाब है, उस पर कोई किसी के मन में शंका नहीं है। अभी ये जो कोरोना का काल दुनिया के सामने आया, कोरोना का जो संकट दुनिया के सामने आया, विश्व महामारी के रूप में आया, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उसका सामना करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रारंभ किया है। और इस अभियान के तहत हमारे देश की सरकार, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए, उनको ठीक से उठ खड़ा होने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए कई घोषणाएं सरकार ने की हैं। अब सवाल वही है कि उन घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं जमीन पर फलितार्थ हो पाती हैं, चरितार्थ हो पाती हैं, आकार और अपना प्रभाव दिखा पाती हैं, ये समय आगे बताएगा। और कई घोषणाएं इस अभियान के तहत सरकार ने गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए की हैं, और जिनमें सबसे मजेदार घोषणा जो इस राष्ट्र का अन्नदाता है, जो आज दिल्ली के इर्द गिर्द बैठा है, किसान, जिसके लिए सरकार 3 बिल लाई है। अब उन बिलों को लेकर के जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, उनकी अपनी समझ है, सरकार की अपनी समझ है। तो एक स्वतंत्र और एक परिपक्व लोकतंत्र की जो मूल धारणा है, उसमें एक स्वतंत्र और खुला संवाद बहुत जरूरी है। वो दोनों तरफ से ही कहीं ना कहीं संकट है। तो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो सरकार ने किसानों की आय दुगना करने की बात की है, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब कैसे होगी, कब होगी, क्या प्रक्रिया होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हम 1972 से 1972 से गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ का नारा देख रहे हैं, और आज तक गरीबी यथावत है। गरीबी का कोई निदान 1972 से लेके 2021 तक कोई कॉन्क्रीट, जिसको कहते हैं, निदान हमारी सरकारें हमें नहीं दे पाई हैं। तो ये किसानों की आय का जो दुगना करने का वादा है, वो कब कैसे पूरा होगा, इस पे कहना कुछ भी अभी जल्दबाजी होगी। आत्मनिर्भर भारत का अभिप्राय और संदर्भ आज की दुनिया में दुनिया से कटके रहने का नहीं है, क्योंकि हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक विश्व गांव के रूप में तब्दील हो चुकी है। ग्लोबलाइज दुनिया है।
पूरा विश्व एक गांव की तरह बदल गया है। हर उत्पाद एक दूसरे देश में आ जा रहा है। तो हम दुनिया से कटकर नहीं जी सकते, दुनिया से कटकर नहीं रह सकते। इसलिए सवाल यह है कि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार का जो प्रयास है, उस प्रयास से भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का जो बुनियादी ढांचा है वह, भारत का जो प्रौद्योगिकी तंत्र है वह, भारत की जो डेमोग्राफी है वह, और उस डेमोग्राफी के चलते भारत दुनिया के एक बड़े बाजार के रूप में है। उसकी अपनी घरेलू मांग बहुत है और दुनिया के अधिकांश बड़े देश भारत की घरेलू मांग को समझते हैं। भारत के घरेलू बाजार की मांग की पूर्ति हम अपने देश में निर्मित सामान से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह भी इस अभियान के अंतर्गत सरकार ने देखा है और इसको ध्यान में रखा है। आत्मनिर्भर भारत सेल्फ सेंट्रिक भारत नहीं बनने जा रहा, क्योंकि आज दुनिया से कटके हम नहीं रह सकते और वैसे दुनिया से कटके भारत कभी रहा नहीं। जब दुनिया में कोई दुनिया के प्रति विश्व बंधुत्व का भाव नहीं था, तब भी भारत के ऋषियों के मन में वसुधा को कुटुंब मानने का एक भाव था, वसुधा को एक परिवार मानने का एक भाव था। तो इस भाव के साथ हम आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बने, ये आज के संदर्भ में एक बड़ा सवाल है। आत्मनिर्भर का मतलब सभी जानते हैं हम लोग, अपने आप पर निर्भर होना, खुद को किसी पर आश्रित न करना, किसी पर निर्भर न होना, और जो हमारे अंदर टैलेंट है, स्किल है, हुनर है, उसको उपयोग में लाते हुए अपने को सुदृढ़ और सक्षम बनाना और अपने विकास के साथ साथ, अपने परिवार के विकास के साथ साथ, समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाना। यह प्रयास व्यक्ति, गांव, देश और परस्पर जुड़कर हम कर सकते हैं। और एक राष्ट्र के रूप में अगर हम इस अभियान को, इस भाव को, इस अवधारणा को सफल बना पाए, तो निश्चित रूप से हम 21वीं सदी में दुनिया को एक नई सोच, एक नया आयाम, एक नई शांति, एक नया संदेश देने में सक्षम होंगे। और भारत आत्मनिर्भर अभियान का जो उद्देश्य है, जो सरकार का उद्देश्य है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे और फिर उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो, क्या हो, फिर हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भारत के जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का हम अधिक से अधिक उपयोग करें, भारत के उद्योग धंधों को विकसित करें, यहां के युवाओं को रोजगार दें, हर क्षेत्र में ध्यान दिया जाए, हम हर क्षेत्र में सक्षम बने और एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने हम
अपनी बात पूरी क्षमता से रख सकें और उसको मनवा भी सकें। ये आत्मनिर्भर होने पर ही संभव होगा। इस अभियान से हमें किसी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारे उद्योग धंधों का विकास होगा तो देश में आर्थिक तरक्की होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो सक्षम बनेंगे, वो भी रोजगार देंगे। और सरकार मानती है कि इससे देश में बेरोजगारी कम होगी, लोगों के पास रोजगार होगा, तो भारत में गरीबी से भी मुक्ति मिलेगी। और जब लोग रोजगार करेंगे, स्वरोजगार करेंगे, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अभी जो हम आयात करते हैं, आयात पे बहुत सारा धन व्यय करते हैं, वह आयात कम होगा और आयात की जगह सरकार का मानना है और हम भी मान सकते हैं कि निर्यात हमारा बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें बढ़ावा होगा, उसमें वृद्धि होगी। और अगर हम ऐसा कर पाए, आत्मनिर्भर हो पाए हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से वह दिन दुनिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण परिस्थितियों का, सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करेगा। क्योंकि कभी भी भारत के इतिहास को हम ध्यान से देखें तो कभी भी भारत एक आक्रामक देश नहीं रहा और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेगा। हम इस बात को एक भारतीय होने के नाते समझ सकते हैं। अभी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने, इसके लिए कई योजनाएं सरकार लेके आई है, वो सब हम चर्चा नहीं करेंगे कि किस क्षेत्र में क्या करेगी सरकार, क्या नहीं करेगी, लेकिन हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की आत्मनिर्भरता के लिए मूल संकट क्या है, मूल समस्या क्या है। क्यों आजादी के बाद लगभग 75 साल हो गए, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो अभी हल नहीं हुई। उन मूलभूत समस्याओं को कैसे हल किया जाए, उनको हल किए बिना आत्मनिर्भरता वाला बल भारत के जनमानस के पास, भारत के जन सामान्य के पास आने वाला है क्या? जब तक इस देश का जन जन उस आत्मबल का अनुभव नहीं करेगा, तब तक कुछ उद्योगपतियों को आत्मनिर्भर या बड़े उद्योगपति बना देने से भारत आत्मनिर्भर बनने वाला नहीं है। ये बात मैं एक सामान्य भारतीय होने के नाते कह रहा हूं, समझ रहा हूं। हो सकता है कि मेरी समझ में बहुत सारी त्रुटियां होंगी भी, लेकिन जो मुझे लगता है वह बात मैं अपनी कह रहा हूं। तो जन जन के मन में आत्मबल, आत्म संस्कार, आत्म क्षमता, आत्मशक्ति का भाव जागृत कैसे हो, यह प्रयास जब तक हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की समाज की व्यवस्थाएं, हमारे देश की पारिस्थितिकी जो है नहीं करेगी, तब तक कुछ लोग तो बहुत बलशाली हो जाएंगे, धन पशु हो जाएंगे, सत्ता में मदमस्त हो जाएंगे, मदान्ध हो जाएंगे, लेकिन जो भारत है वह आत्मनिर्भर नहीं होगा। क्योंकि गांधी जी का जंत्र याद कीजिए,
गांधी जी का यंत्र अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख के कोई भी कदम उठाने की बात करता है। और मैं समझता हूं कि 1947 से लेकर 2021 तक की सरकारों ने उस अंतिम आदमी को कितना याद रखा है, सब जानते हैं। सरकारें सब एक जैसी होती हैं, कोई 19 होती है, कोई 20 होती है, कोई 21 होती है। सरकारें होती हैं। सत्ता में सरकारों के अपने हित होते हैं और जो सरकारें बनवाते हैं उनके अपने हित होते हैं। तो सरकारें नीतियां, नियम, व्यवस्थाएं अपने अनुकूल अनुरूप बनाती हैं और उनको अधिकार भी इस देश की जनता देती है। उन पर सवाल उठाना हर भारतीय का अधिकार है, एक लोकतांत्रिक अधिकार है। तो हम आज के संदर्भ में रखकर अगर हम देखें तो हमें यह समझना होगा कि भारत की आत्मनिर्भरता में बाधाएं क्या हैं। उन बाधाओं को अगर हम दूर कर पाए, उनको तोड़ पाए, उनसे निजात पा पाए तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, बन जाएगा और बहुत जल्दी बन सकता है, क्योंकि भारत में असंख्य अनंत संभावनाएं हैं। भारत तो संभावनाओं का सागर है। तो बड़ा संकट जो भारत की आत्मनिर्भरता के सामने है वह बड़ा संकट है इस देश की जनसंख्या। आप कितना भी मैनेजमेंट कर लीजिए, लेकिन जो जनसंख्या का विस्फोट है उस पूरे व्यवस्थापन को झटके में बदल देता है। इस जनसंख्या के लिए क्या कोई नीति 1947 से लेकर अब तक सरकार बना पाई है या आगे सरकार निकट भविष्य में बना पाए? दूसरी बड़ी समस्या है अशिक्षा। बड़ी समस्या है। उस बड़ी समस्या के चलते, अशिक्षा के चलते एक गरीबी बड़ी समस्या है। गरीबी के चलते एक बेरोजगारी बड़ी समस्या है। बेरोजगारी और गरीबी एक दूसरे ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आदमी बेरोजगार है तो गरीब है, गरीब है इसका मतलब बेरोजगार है। तो ये एक बड़ा संकट है, गरीबी और बेरोजगारी। और इन सब की जड़ में इस सत्ता के तंत्र की जड़ में बड़ा कीड़ा, बड़ा दीमक है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म और करप्शन। ये जो बड़े बड़े बाधक तत्व मुझे नजर आते हैं भारत के आत्मनिर्भर बनने में। अब इनको कैसे सरकार और समाज दूर करेंगे, यह मुद्दा बहुत ही विचारणीय है और इस पर निरंतर विचार हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि विचार, स्वस्थ संवाद ही समस्याओं के हल सामने लेके आता है। अगर भारत आत्मनिर्भर होगा तो भारत कैसा होगा? अगर आत्मनिर्भर भारत होगा तो हर आदमी के पास कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं तो होंगी, रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें दो सम्मानजनक स्थिति में जीवन जीने के लिए और चीजें जुड़ गई हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे अगर हर नागरिक के पास होंगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, शिक्षा की उचित व्यवस्था होगी, भोजन और रोजगार की उचित व्यवस्था होगी, तो हर नागरिक अपने आप में आत्मनिर्भर महसूस करेगा। अब सवाल वही आता है कि रोजगार कैसा हो, शिक्षा कैसी हो, स्वास्थ्य कैसे हो।
ये सवाल आएंगे, क्योंकि हम जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, जिस प्रकार की दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने चरम पर है। पूंजीपति पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिए हुए हैं और जिसके हाथ में नियंत्रण है दुनिया के संसाधनों पर, वो उस नियंत्रण को इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। उसके लिए बड़ा लंबा ऐतिहासिक संघर्ष ये दुनिया करेगी और ऐतिहासिक परिवर्तनों के दौर से ही ऐसा कोई परिवर्तन निकट भविष्य में दिखेगा। उसके लिए संघर्ष प्रयत्न निरंतर चलेंगे। तो अब ऐसी स्थितियों में जो सरकारें हैं, वो सरकारें चाहे किसी भी दल की हो, किसी भी विचारधारा की हो, किसी भी सोच की हो, उनका प्राथमिक एजेंडा है निजीकरण। सब कुछ बेचो, स्वास्थ्य बेचो, शिक्षा बेचो, हवाई जहाज बेचो, रेल बेचो, जो पीएसयूज हैं उनको बेचो। क्योंकि सरकार का मतलब कोई स्कूल चलाना है, सरकार का मतलब हॉस्पिटल चलाना है क्या? सरकार का मतलब क्या रेल चलाना है? अरे सरकार का मतलब है गवर्नेंस। अरे एक नारा भी दिया जाता है, मिनिमम क्या है, मैं अभी थोड़ा सा वो स्लिप कर रहा है, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें पीपीपी में पब्लिक नहीं रहती, प्राइवेट प्राइवेट ही रह जाता है। तो इस प्रकार के ढांचे के बीच देश की उस आबादी की ओर जो अंतिम पायदान पे खड़ी है, जिसको स्वास्थ्य चाहिए, जिसको शिक्षा चाहिए, जिसको झुग्गी झोंपड़ी में एक रोशनी का बल्ब चाहिए, उसके लिए इस भारत के आत्मनिर्भर अभियान का क्या मतलब है, उसके लिए इसका क्या तात्पर्य है। प्रधानमंत्री जी कह देते हैं बैंकें लोन देंगी। अभी प्रधानमंत्री जी अगर मध्यकाल के कोई शासक होते और बेस बदल के जाते, बैंक में एक फॉर्म जाके देते और लोन मांगते, तो प्रधानमंत्री जी को पता चल जाता कि बैंकें कितनी जल्दी लोन देती हैं। कहने से, प्रधानमंत्री जी के कहने से बैंकें लोन नहीं देती। बैंकें लोन देती हैं माल्या को, बैंकें लोन देती हैं नीरव मोदी को। तो जन सामान्य को लोन कैसे मिले, वो अपना रोजगार कैसे करे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे करे, ये एक बड़ा सवाल है जो शायद आज हमारे देश की सरकारें सोचती तो हैं, सोचते हुए दिखती तो हैं, ऐसा नहीं दिखती नहीं है, उनके संकल्प पत्रों में भी दिखता है, लेकिन धरातल पर ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे मैं किसानों से एक फोन कॉल पर दूर हूं। बड़ा मजाक करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी किस किसान का फोन उठाते हैं? समझने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी अगर भारत के किसानों के फोन कॉल उठाने लगे तो भारत का किसान इस सड़क पे आने का तो सवाल ही नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सड़क पे बैठे हुए किसान हैं या नहीं है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो बड़ी जटिल स्थितियां और परिस्थितियों के बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का अभियान लेके सामने आए। बड़ा प्रशंसनीय कदम है। अगर वास्तव में भारत आत्मनिर्भर हुआ तो इसका श्रेय निश्चित रूप से मोदी जी को जाएगा और इतिहास उनको याद करेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि इस आत्मनिर्भरता में रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए क्या इस देश का नागरिक निजीकरण के हाथ में चला जाएगा? अगर आपको रोजगार चाहिए तो आप अदानी जी के यहां नौकरी करिए, अंबानी जी के यहां नौकरी करिए, टाटा के यहां नौकरी करिए, बिरला के यहां नौकरी करिए, क्योंकि वही रोजगार देंगे।
अगर आपको शिक्षा चाहिए, एमईटी में एडमिशन लीजिए या रिलायंस इंडस्ट्री के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, एक्स यूनिवर्सिटी में लीजिए, वाई यूनिवर्सिटी में लीजिए। आपको स्वास्थ्य चाहिए, मेदांता में लीजिए, अपोलो में लीजिए या किसी और बड़े उद्योगपति के उसमें एडमिशन लीजिए। तो ये जो मूल संकट हैं, उन मूल संकटों पर भी हमको सोचना होगा, समझना होगा, चिंतन करना होगा। और इसकी घूम फिर करके जो धुरी है, जो इन सब का कारण है, वो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है एज ए विद्यार्थी, एज ए शिक्षक, एज ए भारत के सामान्य नागरिक के नाते, हमारी राजनीति का इस प्रकार से धन बल के कब्जे में आ जाना, जहां सेवा केवल कहने के लिए रह गई। जब तक राजनीति में लोग, युवा और सामान्य मानवीय, जो सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, वे नहीं आ पाएंगे, तब तक उनके लिए नीतियां भी बनाने वाले लोग नहीं होंगे और उन नीतियों को लागू करने वाले लोग भी नहीं होंगे। जब भारत में ग्राम प्रधान से लेके भारत की संसद तक का चुनाव लड़ना इतना महंगा हो गया है कि एक सामान्य नागरिक चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता। चुनाव वही लड़ता है, वही लड़ेगा जिसके पास धन है। और इस देश में परिवर्तन सब राजनीतिक सत्ता से होने हैं और राजनीतिक सत्ता में लोग पहुंचने वाले लोग सब आर्थिक रूप से सक्षम पहुंचने हैं। तो वो निश्चित रूप से उन नीतियों को, उन गतियों को, उन नियमों को बल देंगे जो निजीकरण को बढ़ावा देंगे, चाहे वो किसी भी दल की सरकारें हों, किसी भी विचारधारा की सरकारें हों। ऐसा ही हो रहा है, मानो या मत मानो, हो यही रहा है, यही होगा भी, क्योंकि उनकी दृष्टि में सरकारी तंत्र में समस्याएं हैं, लेकिन उस सरकारी तंत्र की समस्याओं के निदान के लिए कोई प्रयास नहीं है। अगर मेरी उंगली में फोड़ा हो गया है तो इसका तात्पर्य है कि मैं उंगली को ही काट के फेंक दूं। अरे सरकारी तंत्र में खामियां हैं, व्यवस्था में खामियां हैं, कमजोरियां हैं, तो उसको ठीक करिए ना। उसको ठीक करने के लिए क्या प्रयत्न सरकारों ने किए 1947 से लेके आज तक? क्योंकि प्राइवेट नौकरी करने वाला और सरकारी नौकरी करने वाला आत्मनिर्भरता के संबंध में जमीन आसमान का अंतर महसूस करता है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कितने भी बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं पता कि उसका जॉब कब तक है। जिस दिन मालिक की निगाह टेढ़ी हुई उस दिन उसका जॉब समाप्त। कितना आत्मनिर्भर महसूस करेगा व्यक्ति? सरकारी तंत्र में जॉब करने वाला, रोजगार करने वाला व्यक्ति चाहे चपरासी है, लेकिन उसको पता है कि मेरे आत्मसम्मान से और मेरे आत्मबल से और मेरी आत्मनिर्भरता से कोई खेल नहीं सकता, मुझे आउट नहीं कर सकता। ये जो उसके जीवन का जो अंतर है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला व्यक्ति पैसे से कितना भी सैलरी पा रहा हो, लेकिन अंदर से हमेशा कमजोर रहता है। सरकारी सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति अंदर से मजबूत रहता है, चाहे सैलरी उसकी कितनी भी कम हो। तो मैं समझता हूं कि वास्तव में इस देश की सरकारों को भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो भारत के सरकारी ढांचे को, तंत्र को, नौकरियों को, व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फायदा आम जनता को सीधे सीधे मिलेगा। अगर आप एक परिवार को रोजगार दे देते हैं, सरकारी रोजगार दे देते हैं,
तो उससे पूरा परिवार मजबूती और सम्मान का भाव पैदा उसके अंदर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरह का रोजगार दिया जाए, भाई जो उद्योग धंधे प्राइवेट सेक्टर चला सकता है, सरकार क्यों नहीं चला सकती, पीएसयू क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि हम उन्हें पहले बर्बाद करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उनको कौड़ियों के दाम भाव बेच देते हैं। पहले तो उसको जितनी अच्छी तरह से बर्बाद कर सकते हैं बर्बाद कर देंगे, फिर उसको कहेंगे कि ये तो काम ही नहीं कर रहा। और अब तो हालत ये है कि हमारे नवरत्न को भी, जो सरकार को कमा के दे रहे हैं, उसको भी सरकारें बेचने पर आमदा हैं, उनको बेचने पे उतारू हैं। मैं शुद्ध अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं। अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो? सरकार हजारों एकड़ जमीन उद्योगपतियों को दे देती है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में बाबा रामदेव ने भी ट्रस्ट के नाम पे हजारों एकड़ जमीन ले रखी है। अरे आप उद्योगपतियों को जमीन दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग चाहिए, देश को उन्नति के लिए चाहिए, आर्थिक समृद्धि के लिए चाहिए, लेकिन उनको लीज पर न दे करके उसमें सरकार अपना शेयर शामिल करे ना। उस उद्योग धंधे से होने वाले प्रॉफिट का 20% सरकार की ट्रेजरी में जाए। क्यों नहीं जाए भाई? सरकार ने उसको जमीन दी है, सरकार उसको सुविधाएं मुहैया करा रही है, ट्रेजरी में जाए, उससे जन कल्याण की योजनाएं चलेंगी, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़क की, सिंचाई की, किसानों के आय को दुगना करने की योजनाएं चलेंगी। लेकिन किसी भी सरकार ने इस प्रकार का सोचा ही नहीं, क्योंकि उसका मानना है सरकार का तो ये काम ही नहीं है। सरकार का काम है गुड गवर्नेंस देना। वो गुड गवर्नेंस कैसे मिलता है, लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन होता है, ये सब जानते हैं। तो दूसरा सवाल बड़ा ये है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निजीकरण जिस प्रकार से हावी हो रहा है और सरकारें जिस प्रकार से हावी कर रही होने दे रही हैं, कर रही हैं, उसको नियंत्रण में कैसे किया जाए, संतुलन कैसे बनाया जाए, निजीकरण का सरकारी तंत्र में सामंजस्य कैसे बने। मैं समझता हूं अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से कई लोग इंडिविजुअली बहुत आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बहुत धनवान हो जाएंगे, फॉर्च्यून पत्रिका में भारत के 10, 20, 50 लोगों का नाम आ जाएगा। लेकिन गांधी जी ने जो स्वप्न देखा था, आजादी का स्वप्न देखते हुए भगत सिंह जिसके लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, वह स्वप्न अधूरा ही है। उस स्वप्न को पूरे होने में कितना समय लगेगा, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। अभी दूसरा सवाल यह है कि शिक्षित व्यक्ति भी, शिक्षा को हम आत्मनिर्भरता का मानक नहीं मान सकते। आज की संभावनाएं और स्थितियों में अगर देखें, एक पीएचडी लिए हुए व्यक्ति भी आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। और बिना आर्थिक संबल के, बिना धन के हम आत्मनिर्भर कभी महसूस कर ही नहीं सकते। हम इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी रोजगार पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब पहले सवाल यह खड़ा होता है कि कई बार कई लोग, बहुत बड़े बड़े लोग बोल देते हैं रोजगार तो बहुत है, लेकिन रोजगार के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। तो हमारे जो शैक्षणिक करिकुलम है, शैक्षणिक तंत्र है, ढांचा है, उसमें ही मूलभूत विसंगति है कि हम डिग्रियां तो बांट रहे हैं, लेकिन स्किल पैदा नहीं कर रहे, टैलेंट पैदा नहीं कर रहे। उसमें मूलभूत परिवर्तन जब तक नहीं होगा, शिक्षा की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा, तब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आत्मनिर्भर एक प्रकार से होगा ही नहीं, है भी नहीं। आज जो बेरोजगारों की जो भीड़ है, जो फौज खड़ी हुई है, उसका बड़ा कारण यही है। डिग्रियां हैं उनके पास,
लेकिन अगर उनको वो जॉब न मिले, एमए, एमफिल, पीएचडी करने के बाद उसको टीचिंग का जॉब न मिले, तो आज की भारतीय व्यवस्था में वो व्यक्ति एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकता है। हजारों की संख्या में बहुत कम लोग होंगे जो डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए इतनी डिग्रियां लेने के बाद सक्षम हो पाए हों। तो ऐसे माहौल में किस प्रकार से आत्मनिर्भर नागरिक बनेगा? और जब तक आत्मनिर्भर नागरिक नहीं बनेगा तब तक आत्मनिर्भर परिवार नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर परिवार नहीं बनेगा तो आत्मनिर्भर समाज नहीं बनेगा, और जब आत्मनिर्भर समाज ही नहीं बनेगा तो आत्मनिर्भर राष्ट्र कहां से बनेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम आत्मनिर्भरता के संदर्भ में देख सकते हैं। और बदलाव के लिए सरकार को निश्चित रूप से प्राइवेट क्षेत्र को भी मौका देना चाहिए। हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में भी बड़े सुधारों की जरूरत है, बड़े सुधारों की जरूरत है, और उस तरफ सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। रोजगार सरकारी दिया ही नहीं जा रहा है, जो भी है उसको भी लगभग खत्म किया जा रहा है। ये हालात हमारे देश के, आज के भारत के हैं, देश के हैं। दुनिया के क्या हैं इसके बारे में कह नहीं सकते। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अभी एक तो समय थोड़ा सा दूसरे पेज पे चले गए, उस कारण से, दूसरा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के चलते देर से कनेक्ट हो पाए, उस कारण से समय भी बहुत हो रहा है और काफी समय हो चुका है। तो मैं दो बातें कह के इस विमर्श को, इस चर्चा को विराम देना चाहता हूं। इस सब को करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे राजनीतिक दलों को भी उत्तरदायी होना पड़ेगा। वो संकल्प पत्र में क्या लिखते हैं, वो 5 साल में अगर डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो एक ऐसा तंत्र बने, उत्तरदायी तंत्र बने कि वो राजनीतिक दल अगले 10 साल 20 साल चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा ही न बन पाए। देखो कितनी जल्दी आत्मनिर्भर भारत बनता है। जो भी आप अपने संकल्प पत्र में कहते हैं, वो संकल्प पत्र अगर आप 5 साल की सरकार चलाते हुए पूरा नहीं कर पाते तो आगे आने वाली 10 या 20 साल की चुनाव प्रक्रिया का आप हिस्सा ही नहीं हो सकते। करो ऐसा, देखते हैं कितनी जल्दी भारत आत्मनिर्भर बनता है कि नहीं। दूसरा बड़ा प्रयास, पारदर्शी तंत्र। हर जगह पारदर्शिता होनी चाहिए। भाई चुनावी चंदे में पारदर्शिता क्यों ना होनी चाहिए ना। कौन कितना पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? चुनावी चंदे में पारदर्शिता, हर तंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शी तंत्र बने। अगर पारदर्शी तंत्र नहीं बनेगा तो आत्मनिर्भर भारत भी नहीं बनेगा। तीसरा जो मुद्दा मुझे लगता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तरदायी तंत्र हो। अगर श्रीनिवास त्यागी किसी सरकारी तंत्र में या किसी भी सामाजिक तंत्र में काम करते हुए जो दायित्व उसको दिया गया है उसको परिपूर्ण नहीं कर पा रहा, तो उस पद पर उसको रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। फिर उसको ट्रेजरी से इतना पैसा टैक्स पेयर का क्यों दिया जाए? यह भी बहुत जरूरी है। चौथा जो मुझे लगता है आत्मनिर्भर बनाने का जो मुद्दा, जो आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए जरूरी है, वह है कि इस देश में चाहे कर्मचारी सरकारी हो या प्राइवेट हो, वेतन सब जगह समान हो। यह नहीं चलेगा कि प्राइवेट लूट की जाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर 20-20 हजार रुपए पढ़ाएं और सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर को 1.5 लाख रुपए सैलरी मिले। अरे भाई, टीचर है तो चपरासी है, चाहे क्लर्क है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसको
समान वेतन दो ना, कर दो ना समान वेतन भाई, फिर ये प्राइवेट और सरकारी का झंझट ही खत्म हो जाएगा। समान वेतन लागू कर दो। तो वो सरकारें देखते हैं करेंगी कि नहीं करेंगी। अगला कदम हो सकता है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा या होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि देश में लाभ लेने का एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट तय हो। अभी आप कितना लाभ ले लेंगे इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप 5 रुपए की कोई चीज बना के उसको 5,000 में बेचेंगे या 50,000 में बेचेंगे या 50 रुपए में बेचेंगे, इसका कोई पैमाना ही नहीं है, कोई नियंत्रण ही नहीं है। ये प्रयास अगर सरकारें देश की प्रांतों की ईमानदारी से करेंगी तो मैं समझता हूं भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर शीघ्रातिशीघ्र बन जाएगा, ऐसा मैं समझता हूं। जबकि मेरे से बहुत ज्यादा समझदार इस देश को चला रहे हैं, तो उनकी समझ में भी कोई ना कोई स्वप्न होगा ही। उस स्वप्न को पूर्ति के लिए वो तमाम तरह की रंगीन और हसीन योजनाएं लेके आए हुए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, उनकी हसीन और रंगीन योजनाएं भी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और देव प्रभा प्रकाशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि बार बार आप मुझे इस मंच पर मौका देते हैं अपनी बात रखने के लिए। और जो भी मेरे मित्र, सखा, साथी और कुछ मेरे विद्यार्थी भी मेरी इस चर्चा को सुनते हैं, समझते हैं, कुछ संवाद भी करते हैं, उनको भी मैं साधुवाद देते हुए सत सत नमन करता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी देर सुना। सबको सादर प्रणाम। शुभ रात्रि।